वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे बोटैनी के अंदर द प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक आपकी सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी सभी में मदद करेगा। अगर आपको बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जब हम प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो बोटैनी का ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होता है जिसमें टेक्निकल नेम्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर का बायोलॉजिकल नेम क्या है, शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ग्रास का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो ये बायोलॉजिकल नेम वाला हिस्सा हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे हिस्से में है कि प्लांट टिश्यू सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे जो पौधा होता है वो पानी खींचता है या पानी लेता है, या उसमें फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब हमारे कोर्स में है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो प्लांट को क्या करा है हमने, दो हिस्सों में मतलब डिवाइड कर दिया है, शूट में एंड रूट सिस्टम में। शूट में क्या होता है, ऊपर वाला सिस्टम होता है, मतलब लीव, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आते हैं। और रूट सिस्टम में रूट, जैसे नाम बोल रहा है, ठीक है। शूट में क्या होता है, ये सनलाइट की मदद से अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का अगर काम होता है तो उसमें मदद करता है। नीचे वाले हिस्से का काम क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं या जो वाटर होता है उसको खींचने का काम करता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर लीव्स के पास। ये मेन काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, जैसे आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ के ऊपर एक ब्राउन कलर का एक कलर टाइप का एक सेल, एक लेयर बनी रहती होगी। तो जो लेयर है वो होती है मतलब डेड सेल्स की। तो डेड सेल्स होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज, ऐसे आपको याद रखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं, जैसे आपने घास देखी होगी, आप घास काट देते हो और वो दोबारा उग जाती है, तो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो दोबारा रीग्रो कर सकें। अब हमें इसमें समझना है कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पहली कहानी में आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब होता है कि ये जो प्लांट का ऊपर का हिस्सा है ये ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करता है, यहां देखो, देखो ये होता है, आपने देखा होगा पौधा जब आप लगाते हो तो ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्तियां बनने लगती होंगी, करेक्ट। तो ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। जब पेड़ ऊपर की साइड से बढ़ रहा है या पौधा ऊपर से बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में दूसरा हिस्सा क्या होता है, जब पेड़ नीचे से भी बढ़ रहा होता है तब उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मतलब मैं दोबारा आपके लिए समराइज कर दे रहा हूं मेरे शब्द। एपिकल मेरिस्टेम में जब पेड़ ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बढ़ रहा हो तो हम उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। समझ रहे मेरी बात आप? आपने देखा होगा जैसे बच्चों की बड़ी आदत होती है, बॉयज की खासकर आदत होती है, जब ग्राउंड में बिठा दिया जाता है स्कूल में तो घास उखाड़ने लगते हैं। तो आपने देखा होगा घास भी उतनी लंबी है जितना उसका पौधा है, मतलब जितनी घास लंबी है उतना ही उसकी जड़ें लंबी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। अब आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मतलब क्या होता है, जो इसकी चौड़ाई होगी वो बड़ी होगी। मतलब अगर मान लो जब छोटा था इतना थिक था, ठीक है, अब बड़ा हो गया तो और थिक हो गया, तो उसकी थिकनेस पौधे की कितनी है उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इंटरकैरी मेरिस्टेम। इंटरकैरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के पौधों में होता है जिन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट मतलब जहां से रीग्रोथ हो सके, जैसे ग्रास, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शुगर केन। देखो शुगर केन कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कई जगह ये स्टॉप जैसा होता होगा। जब आपने गन्ना खाते होगे तो इस हिस्से के बाद खाना मुश्किल भी हो जाता होगा। तो ये हिस्सा क्या होता है, रीग्रो करता है। मतलब एक बार ग्रोथ यहां तक होगी, उसके बाद यहां आके रुक जाएगी, फिर यहां से दोबारा रीग्रोथ होगी। तो इससे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका ग्रास एंड शुगर केन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे सिंपल टिश्यूज पे। सिंपल टिश्यूज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो सेल्स होते हैं ना, अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाएं तो टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, तो आपको ये वाला टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। अब सिंपल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं प्लांट के अंदर, होते हैं पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा। पैरेन्काइमा मतलब 3 टाइप के होते हैं, पैरेन, कोलन, स्क्लेरन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 3 है, कैसे दिख रहे हैं आपको, लगभग सेम ही दिख रहे होंगे, राइट। बट इनमें जो सबसे अलग होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ब्राउन रंग का होता है, ठीक है। यहां तक की बात आपको याद रखनी है, ब्राउन रंग का होता है। इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। पैरेन्काइमा कैसे होते हैं। पैरेन्काइमा जैसे ग्रास होती है, आपने ग्रास पे देखा होगा, आप ग्रास पे पैर रख दो, फिर बाद में वो अपनी जो शेप होते हैं वो रिगेन कर लेते हैं, करेक्ट। तो यही होते हैं पैरेन्काइमा। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब प्लायबल होते हैं और थिन होते हैं। इनके बाद क्या है कि ये बहुत ही रीग्रोथ कर सकते हैं अपनी, मतलब
फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रास देखी होगी, आप काट दो फिर वापस ग्रो हो जाती है, तो वो क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की वजह से। मतलब एक बार मैच्योर हो भी जाए, जैसे आप 18 साल के हो जाते हो तो आप मैच्योर हो सकते हो ना, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, अगर आपका कोई टूथ टूट जाता है तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसके केस में होता है, पैरेन्काइमा के केस में, कि एक बार ये मैच्योर हो जाता है तब भी ये रीग्रो हो सकता है अगर इसको जरूरत है तो। इसके बाद क्या है, ये मोस्ट अबेंडेंट सेल होता है प्लांट के अंदर, मतलब कोई भी प्लांट हो उसमें आपको पैरेन्काइमा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड स्टोर कर लेता है। अब ये फूड स्टोर कर रहा है तो ये फूड बनाता भी है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक की बात हो गई। अब मैं आपके लिए एक समराइज कर दे रहा हूं फटाफट कि इसमें कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि वो प्लायबल है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा ये है कि इसमें एक स्टोरेज हो सकती है बाय हेल्प ऑफ लार्ज वैक्यूल। एंड तीसरा है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में क्या होता है कि मेनली वैसे तो प्राइमरी टिश्यू होते हैं। आपने देखा होगा रोज प्लांट, सनफ्लावर खड़ा रहता है, ऐसा क्यों नहीं, हो घास की तरह मुड़ जाता है, क्योंकि उसमें कॉलनकाइमा होता है। तो कॉलनकाइमा की वजह से वो स्ट्रांग रहता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि बस उस प्लांट को खड़ा कर सके, वो इतना स्ट्रांग होता है वो, ठीक। इसके बाद ये है कि मान लो उनकी मैच्योरिटी आ जाती है टिश्यूज की, कि मान लो एक रोज प्लांट है, सर्टेन लेवल तक हाइट गेन कर ली है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर वहां पर रीग्रोथ की जरूरत है तो वो बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप रोज प्लांट को काट देते हो कई बार, तो वहां से वो रीग्रो होना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कॉलनकाइमा क्या होता है, लिविंग रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपनी फुल लेंथ या हाइट गेन कर ली उसने तो वो मर जाएगा। अब आते हैं स्केलेनकाइमा पे। स्केलेनकाइमा में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ दोबारा से, आपको दोबारा क्लियर है। मैंने कहा था ब्राउन पार्ट आप याद रखना। इस ब्राउन पार्ट में क्या होता है, ये होता है बार्क। मतलब आपने ट्री देखा होगा, ट्री में जो ब्राउन हिस्सा आपको दिखता है ना, उसे हम कहते हैं बार्क, और वही बना होता है स्केलेनकाइमा टिश्यूज के द्वारा। अभी जो स्केलेनकाइमा टिश्यू होता है, इसके ब्राउन होने के पीछे रीजन होता है लिग्निन का। मतलब एक टाइम तक तो सेल ग्रो होंगे, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे, और डेड होके वो ब्राउन दिखेंगे। फिर वो सपोर्ट का काम करेंगे, वो उसे हार्ड बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सेल वॉल कैसी होती है स्केलेनकाइमा की, तो आप कहेंगे थिक होती है, बहुत ही ज्यादा टफ होती है, और मैच्योरिटी के बाद डेड हो जाती है उसकी सेल वॉल। इसके बाद स्केलेनकाइमा आपको सीड्स जो होते हैं उसमें भी मिलेगा। आपने देखा होगा सीड्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, आप उसे हाथ से तोड़ नहीं सकते, तो वो भी स्केलेनकाइमा टिश्यूज से बने होते हैं। ये बात आपको ये बात याद रखनी है। 3 टिश्यूज थे, पहला था पैरेन्काइमा, दूसरा था कॉलनकाइमा, तीसरा था स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा किसमें होता है, ग्रास के अंदर, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कॉलनकाइमा किसमें होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, ये थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं बट प्लांट को खड़ा कर देते हैं। स्केलेनकाइमा किसमें होता है, ट्रीज में आपने देखा है, और ये क्या करता है कि जो पेड़ को मजबूती देता है, जो बार्क होता है ब्राउन रंग का, वो स्केलेनकाइमा का बना हुआ होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा ही जाएगा, अगर आप सीडीएस का पेपर उठा के देखो या एफकेट का उठा के देखो तो आपका ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम पे। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब अगर आगे बढ़े इसमें, तो जाइलम जो होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने घर में, आपके घर में पाइप होता है वैसे ही पाइप होता है, और इसमें पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे पाइप से आप पानी देख सकते हैं ना, वहां अगर आप जाइलम को जूम इन करें तो माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको पानी भी उसमें फ्लो होता हुआ दिखेगा। ये क्या करता है बेसिकली, कि एक डेड बॉडी होती है, ठीक है, एक डेड बॉडी होती है, और उसमें से हम पानी, मतलब ये जड़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए प्लांट अगर ऐसे बनाऊं तो ये जड़ें हैं, तो यहां से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब पानी ऊपर जा रहा है तो ये हर ब्रांच में देता हुआ जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पानी नीचे आ जाए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ए यूनी डायरेक्शनल, और ये डेड होते हैं इसके सेल्स। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फ्लोएम पे। अब देखो फ्लोएम क्या होता है, वो भी एक मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, बट ये डेड सेल नहीं होते, ये लिविंग सेल होते हैं, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो शुगर का होता है। शुगर मतलब फूड, ठीक है, और इसे हम सीप ट्यूब कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, सीप ट्यूब। अब यहां पर अगर हम आगे चलें तो इसमें जो फूड होगा वो बाय डायरेक्शन होगा, मतलब खाना ऊपर भी जा सकता है, खाना नीचे भी आ सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं कंपैरिजन में। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका काम क्या होता है जाइलम का, कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसफर करता है। जाइलम जो होता है डेड सेल से बनके बना होता है, और यहाँ पर फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है। इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है जाइलम की, इसकी बहुत थिन होती है फ्लोएम की। इसके बाद ये लिग्निन का बना होता है। कोई भी चीज जो बहुत ही थिक हो प्लांट में, वो लिग्निन की बनी होती है। इस बात को आपको याद रखना है, मैंने आपको यहां पर भी बताया था। ये देखिए, जो स्केलेनकाइमा होता है वो लिग्निन का बना होता है, तो यहां पर जो होता है वो लिग्निन का ही बना है जाइलम भी।
इसके बाद फ्लोएम जो है वो सेलुलोज का बना होता है, उसकी वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब मैं आपके लिए फटाफट जरा यहाँ पर रिवाइज करा दे रहा हूँ मैंने क्या क्या कहा। पहला यहाँ पर जो होता है वाटर कैरी करता है, यहाँ फूड, यहाँ पर डेड, यहाँ पर लिविंग, यहाँ पर थिक, तो यहाँ पर थिन, और यहाँ पर लिग्निन है तो यहाँ सेलुलोज है। अब आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में और डिफरेंसेस देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो वाटर होता है वो इम्पेरिएबल होता है, मतलब जैसे एक कोई लेयर है उस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, या मैं कहूं एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन से लेके क्रॉस नहीं कर सकता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर यहाँ पर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर जो जाइलम ही होता है उसका काम होता है पानी को पहुंचाना। अब यहाँ होता है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है फूड के लिए, मतलब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन को ये फूड पास कर सकता है। इसके बाद इसके पास जो नहीं होता साइटोप्लाज्म नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास फ्लोएम होता है वो एनर्जी एटीपी ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद अगर आगे चलें तो ये यूनिडायरेक्शन होता है, ये बायडायरेक्शनल होता है। और इसमें जो होता है, जो अगर हम जाइलम की बात करें, अगर मान लो ये प्लांट है तो बिल्कुल बीच में जाइलम होगा पेड़ के या मतलब पौधे के, जबकि जो हमारे फ्लोएम होते हैं ये आउटसाइड ऑफ प्लांट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आगे चलें तो यहाँ पर जो जाइलम का काम क्या हो गया, वाटर एंड मिनरल्स का, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया फ्लोएम का, वो हो गया मेटाबॉलिक, मतलब शुगर और मेटाबॉलिक को पास करना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के द्वारा उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जरा मैं आपके लिए समराइज कर दे रहा हूं मैंने क्या क्या कहा है। जिसमें है यहाँ पर जो वाटर है वो इम्परमिएबल होता है, मतलब मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता वाटर, जबकि यहाँ पर जो फूड होता है परमिएबल होता है, मतलब मेम्ब्रेन को पार करके फूड पास ऑन किया जा सकता है। इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, जबकि जो हमारा फ्लोएम होता है उसमें एटीपी बनाई जा सकती है। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये यूनिडायरेक्शन होता है, ये बायडायरेक्शन होता है। इसके बाद जो जाइलम होता है वो सेंटर में होता है एकदम प्लांट के, और यहाँ पर जो फ्लोएम होता है वो आउटसाइड ऑफ प्लांट होता है। इसके बाद यहाँ पर वाटर मिनरल का पास करने का काम होता है जाइलम का, और यहाँ पर पास होता है शुगर एंड मेटाबॉलिक्स, ठीक है। और यहां पर इस ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं पैसिव और इसको कहते हैं एक्टिव। यहां तक की कहानी होगी खत्म। आते हैं डेंड्रोलॉजी पे। डेंड्रोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी होती है वुड्स और वुडन ट्रीज को पढ़ने के बारे में, मतलब आपने ऐसे पेड़ देखे होंगे, इनके बारे में पढ़ने का काम होता है डेंड्रोलॉजी। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। डेंड्रोलॉजी में एक सब्जेक्ट होता है ट्री रिंग डेटिंग। इससे ये हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे कोई पेड़ है उसकी ग्रोथ रिंग्स होती है, मतलब फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, इसको मैं यहां से काट दूं क्रॉस सेक्शन वाइज इस साइड में, तो इसमें आपको ऐसी रिंग्स मिलेंगी। अगर हम रिंग्स को काउंट करना शुरू कर दें तो हमें एक पेड़ की उम्र पता लग जाएगी कि ये कितना ओल्ड है, और इसी को हम कहते हैं ट्री रिंग डेटिंग। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद आजकल नई एक तरीका आ गया है कार्बन डेटिंग। ये भी एक मेथड होता है किसी भी पेड़ पौधे की एज पता लगाने का। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब कि ये जो है, ये पॉलन जो है ये इसी के फ्लावर में जाकर ना जाए, मतलब इसी के जो ओवरी है उसी में ना जाए, वो किसी और फ्लावर में चले जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है इनकी मदद से। ये देखिए, ये होते हैं हमारे एजेंट, विंड, वाटर, बीज, बटरफ्लाई, मोथ, फ्लाई, बर्ड, बैट, बीटल। ये सब क्या करते हैं, इन फ्लावर्स में बैठते हैं और इनकी टांगों में ये पोलन चिपक जाते हैं। ये जो पोलन होते हैं ना, ये चिपक जाते हैं, और जैसे ये दूसरे वाले प्लांट में जाके बैठते हैं तो गलती से क्या होता है कि इसकी जो स्टिग्मा होती है इसके अंदर चले जाते हैं, मतलब इस वेजाइना के अंदर चले जाते हैं, और फिर वहां से एक जो फ्रूट होता है वो बनना शुरू हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पर इनके कुछ टेक्निकल नाम है, ये आप देख लीजिएगा, एनिमोफोली, हाइड्रोफोली, मिलोथोली, फिजियोफोली, ये आप याद कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब जो होता है, हमने खाना खाते हैं, मतलब खाना क्या मतलब फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स में ना सीड्स होते हैं, वो सीड्स भी काम कर सकते हैं आपका नया जन्म करने में। मतलब फॉर एग्जांपल एक नया प्लांट उगाना है, तो आपने अगर एप्पल खाया है तो उसमें सीड मिलेगा आपको, तो वो सीड अगर आप जमीन में बो दो तो वो एक नया प्लांट का रूप ले लेगा। तो ये बात अब आपको याद रखना है कि कौन से फ्रूट होते हैं जिनमें बीज होते हैं, तो वो नाम ये हैं, और इनके जो एडिबल पार्ट होते हैं, मतलब जिसे हम खा सकते हैं, उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बात है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। ये हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं, इनके यहाँ कहा जाता है केमिकल मैसेंजर, या हम इन्हें कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो है, या हम कहें केमिकल मैसेंजर जो है, वो 5 टाइप के होते हैं, वो ये 5 हैं। अब इन पांचों में पहला नाम आता है ऑक्सिन का। ऑक्सिन क्या करता है, वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब आपने प्लांट देखा होगा
ये वाला प्लांट था, ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इधर कैसे, कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ रहा है, या कौन से केमिकल मैसेंजर की वजह से बढ़ रहा है, वो है ऑक्सिन, ठीक है। अगर मान लो लाइट की वजह से ग्रोथ होती है तो हम इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, और अगर मान लो ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ हो रही है उसे हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म। मतलब क्या है, देखो यहां से सन है, यहां से लाइट पड़ रही है, तो ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट अब ये ऐसे भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक टाइम आके उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो झुकेगा वो, तो झुक किस लिए वजह रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से बढ़ भी रहा है बट झुक भी रहा है, तो इसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। ग्रोथ जो होती है ऑक्सीजन की वजह से वो रूट में भी होती है, इस बात को भी आपको याद रखना है। मतलब अपर पार्ट में भी ग्रोथ होगी, लोअर पार्ट में भी ग्रोथ होगी, और अगर लाइट की वजह से ग्रोथ हो रही है तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ हो रही है तो जियोट्रोपिज्म। फ्लावर में भी ग्रोथ का काम जो करता है वो ऑक्सीजन ही करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है जिबेलिन। जिबेलिन क्या करता है, जो स्टेम होता है प्लांट में, जो स्टेम होता है, मैं आपको ये देखो क्लियर करता हूं स्क्रीन, ये होती है स्टेम, ये दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, ये होता है स्टेम। इस स्टेम का ग्रोथ का काम करता है जिबेलिन। देखो पहले प्लांट छोटा सा था, पहले कभी इतना सा होगा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो ये कैसे बड़ा हुआ, सेल डिवीजन की वजह से। जितना ज्यादा सेल डिवाइड होंगे और ग्रोथ बढ़ेगी उस हिसाब से प्लांट लंबा होता चला जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक बात होती है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, एक सीड है, मान लो ये सीड है, ठीक है। अब ये इससे जब ये ब्रेक होगा तब प्लांट निकलेगा, ठीक। तो ये जो ब्रेक करने का काम करता है इसे हम कहते हैं जिबेलिन, और जो सीड के ऊपर शेल होती है इसको हम कहते हैं डोरमेंसी। जब ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है तो इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। ये बात आपको याद रखनी है। अब ग्रेव्स में अगर साइज बढ़ाना होता है तो भी जिबेलिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब एक और बात, जिबेलिन में जो मेल फ्लावर प्लांट होता है, मतलब जैसे एंथर होता है या पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, आपको याद होगा कि ये जो एंथर है या पॉलेंस है, इनका जो ग्रोथ होता है ये भी जिबेलिन देखता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। अब अगर आगे चले हम, जिबेलिन हो गया हमारा, इसके बाद आता है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस क्या करता है, वो जो लीफ होता है या फ्लावर होता है जो बूढ़ा हो रहा होता है उसको स्लो डाउन करता है कि वो जल्दी से बूढ़ा ना हो, तो ये हार्मोन का नाम हो गया साइटोकाइनेंस। अब इसमें अगर आगे चले हम तो अगला है इथाइलिन। इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस हार्मोन है, ये बात आपको याद रखनी है। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक। ये क्या करता है कि जो फ्रूट है या लीव्स है उनकी एजिंग में प्रमोट करता है कि वो जल्दी से बूढ़े हों। तो एजिंग को रोकने का काम कौन करता है, साइटोकाइनेंस। एजिंग को करने का काम कौन करता है, इथाइलिन। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मैंने भी आपको बात की थी कि जो मेल में जो मतलब फ्लावर में जो ऑर्गन्स होते हैं, मेल पार्ट, मतलब क्या बोल रहा था मैं, कि जो फ्लावर था ना हमारा ये वाला, इसमें थे हमारे पास सामने ये एंथर, पॉलन, तो इनकी देखभाल कौन करता है, जिबेलिन। पर अब ये फीमेल पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसकी देखभाल कौन करता है, मतलब कौन हार्मोन की वजह से ये डेवलप होते हैं, तो ये है हमारा इथाइलिन। ये बात आपको याद रखनी है, प्रमोट फीमेल फ्लावर पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि मेल पार्ट को कौन देखभाल करता है, जिबेलिन, और फीमेल पार्ट को ध्यान रखता है इथाइलिन। और इथाइलिन क्या है, गैस हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये स्टॉप करता है ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, एक फ्रूट है वो पूरी तरह से डेवलप हो गया है, तो प्लांट को कैसे पता लगे कि वो डेवलप हो गया है, वहां एब्सिसिक एसिड आ जाता है और कहता है कि ये ग्रोथ हो गई है, इसको रोक दी जाए, अब तो वहां ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट को जब जब स्ट्रेस फील होता है कि यार अब ना मुझे बहुत ग्रोथ हो गई, यहाँ पर रोक देना चाहिए, तब तक एब्सिसिक एसिड का रिलीज होता है। अब आपको मैंने डोरमेंसी वर्ड पढ़ाया था, वो होता सीड के केस में। सीड के केस में क्या हो रहा था कि जब यहां से प्लांट निकलेगा तो डोरमेंसी टूटेगी और जर्मिनेशन होगा, करेक्ट। अगर अब इस सीड को ग्रो नहीं करना है कि भाई मुझे इसमें से प्लांट नहीं निकलना, सीड में से प्लांट को नहीं निकलना है, तो ये काम भी एब्सिसिक एसिड करता है। मतलब एब्सिसिक एसिड ये बोलता है कि देखो जो बाहर का एनवायरमेंट है सॉइल का वो हमारे फेवरेबल नहीं है, इसलिए हम ग्रो नहीं करेंगे। तो ये एब्सिसिक एसिड का काम हो गया। इसके बाद मान लो ये जो पोर्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ये जो प्लांट होता है इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये पोर्स को बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, तब एब्सिसिक एसिड को ऐसा लगता है कि जो प्लांट है ना उसको पानी मिल नहीं रहा है रूट से, तो ये क्या करता है कि वहां से पानी का रिलीज बंद कर देता है, इन पोर्स को बंद कर देता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड का, वो है कैक्टस। कैक्टस में एब्सिसिक एसिड हमेशा रिलीज रहता है, वहां पर जो स्टोमेटा होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो बंद रहते हैं। तभी आपने वहां पर स्पाइन देखी, मतलब कांटे देखे होंगे, वहां पर स्पाइक देखी होंगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एब्सिसिक एसिड सबसे ज्यादा होता है कैक्टस के अंदर, और ये स्टोमेटा के पोर्स को, मतलब इस छेद को बंद करने का काम भी करता है। अच्छा, अब हो गया हमारा बायोलॉजी का कोर्स ओवर।
आई होप आप पास्ट ईयर लगा रहे हो। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपका पूरा का पूरा सीडीएस का सारा सिलेबस बायोलॉजी का हो चुका है, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं लेता हूं आपसे विदा। ये तीनों किताबें तो आपको पता ही है, अभी भी नहीं खरीदी तो खरीद लो, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए आपके कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत पसंद आई हो, तो खाने पे इन्वाइट कर लीजिए। हैशटैग भाषण कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।